वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात, मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। तो आइए इस पाठ के सार और चपला देवी के जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास किया गया है। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब जब क्रांति में असफल होकर भागे तो वे अपनी बेटी मैना को साथ न ले जा सके। मैना कानपुर के पास बिठूर में ही पिता के महल में रहती थी। उसी समय अंग्रेजों के एक दल ने बिठूर पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया। अंग्रेज सेनापति तोपों के गोलों से महल भी नष्ट कर दिया। ऐसा कह रहा था, तभी एक सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई तथा महल न तोड़ने के लिए अंग्रेज सेनापति से निवेदन करने लगी। उस छोटी उम्र की लड़की के दुखी चेहरे को देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका से पूछा कि वह महल को क्यों बचाना चाहती है, तो बालिका ने सेनापति से प्रश्न किया कि वे उस महल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। सेनापति ने उत्तर दिया कि वह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, अतः इसे नष्ट करने का आदेश मिला है। सेनापति ने मैना को पहचान लिया। वह बोला, मैं महल बचाने का प्रयत्न करूंगा। उसी समय अंग्रेजों का प्रधान सेनापति आउटरम वहां आया और सेनापति हे से बोला कि नाना का महल अभी तक बुलाया क्यों नहीं। हे ने कहा कि क्या किसी तरह नाना का यह महल बच सकता है। प्रधान सेनापति ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा मिलने पर ही बच सकता है। अंग्रेज नाना से बहुत नाराज है। नाना के वंश तथा महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे ने कहा, फिर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का तार दे देते हैं। आउटरम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम इस महल को बिना नष्ट किए तथा नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे दुखी होकर चला गया। उसके बाद आउटरम ने नाना साहब के महल को घेर लिया। अंग्रेज सिपाही फाटक तोड़कर महल के अंदर घुस गए। उन्होंने मैना को बहुत ढूंढा किंतु वह न मिली। उसी दिन लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लॉर्ड लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी समय क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमहल पर गोलाबारी होने लगी। घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा बड़ी दुख का विषय है कि भारत सरकार दुर्दांत नाना को नहीं पकड़ सकी। हम अंग्रेज जीते जी अंग्रेज नारियों के नरसंहार का बदला लेना कभी नहीं भूलेंगे। सर टाइम्स है को कि नाना की बेटी पर दया करने की बात से हंसी आती है। शायद वे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। नाना की लड़की को हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। उसी वर्ष सितंबर की आधी रात के समय मैना महल के खंडहरों में बैठी थी।